आवास और निकेत क्या होते हैं इसके बारे में पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछ लिया, और जैव आवर्धन के बारे में भी पूछ चुका है, और जो ऊर्जा के नियम होते हैं इसके बारे में भी पीवाईक्यू में प्रश्न आ चुका है। तो अपन एक बार देख लेते हैं क्विकली कि आवास और निकेत में क्या अंतर होता है। देखो, आवास क्या होता है, जो अपन घर में रह रहे हैं ना, वो हो गया अपना आवास, हो गया रहने का स्थान, है ना। लेकिन जो अब अपन घर में रह रहे हैं, जैसे मम्मी घर में रह रही है, लेकिन मम्मी की घर में कार्य तो करिए ना, उसका मम्मी काम है खाना बनाना या बाकी जो भी देखभाल वगैरह जितना भी है वो मम्मी का कार्य है। तो वो मम्मी के लिए घर के अलावा वो क्या हो गया, निकेत भी हो गया, यानी वहाँ पर अपनी क्रियात्मक भूमिका भी निभा रही है। तो निकेत क्या होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर जीव का पेशा और पारितंत्र में उसकी जो क्रियात्मक भूमिका भी होती है। आवास में केवल घर होगा, और निकेत में क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो क्रियात्मक भूमिका निभा रही है ना, वो उस जीव का निकेत का क्षेत्र हो गया। समझ आया? आवास और निकेत में क्या है, आवास क्षेत्र हो गया जहाँ पर उसका घर है, और निकेत क्या हो गया, उस क्षेत्र में उसकी क्रियात्मक भूमिका। ध्यान रखना, क्रियात्मक भूमिका, ये कीवर्ड ही ध्यान रखना। और यदि आप जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, ध्यान रखना, जैसे निकेत लिखो, निकेत क्या हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वहाँ पर निकेत, वहाँ पर लिखना है क्रियात्मक भूमिका। जैव संचय क्या होता है, देखो मैंने कल बताया था पोषण स्तर के बारे में। एक पोषण स्तर हो गया जैसे उत्पादकता हो गया, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये जो पोषण स्तर है ना, एक से दूसरा, तीसरा और चौथा पोषण स्तर। यदि मान लो किसी पोषण स्तर में, इस पोषण स्तर का कोई जीव, इसने कोई ऐसा पदार्थ खा लिया, जैसे जहरीला कोई पदार्थ खा लिया, उसके बाद इसको इससे ऊपर वाले पोषण स्तर वाले ने खा लिया, तो इसमें भी वो पोषण स्तर, जैसे उसके ऊपर वाले ने खाया था, तो उसमें भी उस जहर की मात्रा जाएगी ना। तो जो पहली बार, मतलब जो आहार श्रृंखला है, आहार पोषण स्तर है, उसमें जो पहली बार किसी जीव में जो प्रदूषक जा रहा है, पहली बार जा रहा है प्रदूषक, यानी उसने डायरेक्ट कहीं से जहरीला तत्व खा लिया है, तो वो उसमें जाके, उस जीव में जाके वो स्थापित हो जाएगा ना, उस जीव में एकत्रित हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं जैव का संचय, जीव में संचय हो गया। लेकिन इसके बाद इसको किसी दूसरे जीव ने खा लिया, उसके बाद उसको तीसरे जीव ने खा लिया, तो जैसे जैसे वो खाता जाएगा उसमें बढ़ता जाएगा ना उसकी मात्रा, तो जो टॉप लेवल का होगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा। तो ये जो पूरा क्रम बन रहा है कि एक के बाद दूसरे में जा रहा है, दूसरा से तीसरे पोषण स्तर में जा रहा है, तीसरे से चौथे पोषण स्तर में जा रहा है, उसको बोलते हैं जैव आवर्धन। जैव संचय और जैव आवर्धन समझ में आया? जैव संचय क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक का प्रवेश करना, जो पहली बार प्रदूषक होता है वो प्रवेश करता है, उसको जैव संचय बोलते हैं। जैव आवर्धन क्या बोलते हैं, जीवों के शरीर में उत्तकों में पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे स्तर में जा रहा है, तो उसको जैव आवर्धन बोलते हैं। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो जाता रहता है प्रदूषक, उसको जैव आवर्धन बोलते हैं। तो सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, जो पहली बार आया उसमें पाया जाएगा, सबसे टॉप वाले में, सबसे टॉप वाले में, जहाँ पर जो अंत में जो पोषण श्रृंखला में जो सबसे टॉप में होगा ना, उसमें सर्वाधिक जैव आवर्धन पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा, इसका भी एकत्रित होगा, इस वाले का भी एकत्रित होगा, इसका भी एकत्रित होगा, और जो टॉप वाला होगा उसमें इन तीनों का मिल के भी एकत्रित हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। वहीं कल मैंने बताया था कि एक पोषण स्तर से जब अपन दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, ये हो गया प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीय, तीसरा हो गया तृतीय। तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर वृद्धि करते जाते हैं, तो ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है, बाकी 90% ऊर्जा उस जीव के विकास में काम आ जाती है। उसको बोलते हैं ऊर्जा का 10% का नियम या लिंडमैन रूल। ध्यान रखना, 10% ऊर्जा का रूल, उसको लिंडमैन रूल बोलते हैं, क्योंकि लिंडमैन महोदय ने ही यह रूल दिया था। दूसरा एलन रूल क्या होता है, देखो कोई भी ठंडा क्षेत्र होता है ना, कोई भी ठंडा हो गया क्षेत्र है, जैसे ध्रुव हो गए, ध्रुवों पर कोई जीव पाया जा रहा है, ध्रुवों पर कोई जीव है, तो उसमें जो ऊष्मा हो गई, यानी जो उसका तापमान है ना, वो अपना तापमान ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर बचा के रखेगा ना, उसके कारण उसका क्या होगा कि जो उसके कान, नाक वगैरह हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे, ताकि ऊष्मा का जो बाहर निकलेगी ऊष्मा इन क्षेत्रों से वो कम मात्रा में निकले। लेकिन उसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, ताकि अधिक से अधिक ऊष्मा एकत्रित कर सके, यानी आकार होगा वो अधिक होगा। क्यों? ताकि तापमान अत्यधिक मात्रा में अपने अंदर एकत्रित कर सके। लेकिन उसके जो अंग होंगे वो छोटे छोटे होंगे। छोटे अंग क्यों होंगे? ताकि ऊष्मा का जो स्थानांतरित होगा, वहाँ से ऊष्मा निष्कर्षण होगा, वो कम मात्रा में हो। तो जो अंग छोटे होते हैं ठंडे क्षेत्रों में जीवों के, उसको बोलते हैं एलन रूल। और जो ठंडे क्षेत्रों के जीवों का जो आकार बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ब्रिगमैन रूल। समझ में आया ना? आकार बड़ा क्या होता है और
उनके अंग छोटे क्यों होते हैं। अच्छा, याद करने का बताऊँ, जो एलियन होते हैं ना, कोई जो एलियन होता है अपने मूवी में देखा होगा, उनके जो नाक और आँखें वगैरह होते हैं, नाक कान वगैरह होते हैं, वो बहुत अपने को छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना एलियन में ना। उसका नाक बिल्कुल चिपटा सा रहता है, उसके ऐसे बाहर दिखाई नहीं देता, तो यानी उनका अंग छोटा है। तो एलियन याद रखने के लिए। ब्रिगमैन, ब्रिगमैन यानी बड़ा आदमी है ना, ब्रिगमैन है ना, नाम से लग रहा है बड़ा आदमी है ना, तो बड़ा आकार। ठंडे क्षेत्रों में जीवों का आकार बड़ा होता है। याद करने का तरीका है एलियन और ब्रिगमैन को। अच्छा, सेल्फर्ड रूल क्या होता है, टॉलरेंस। सेल्फर्ड टॉलरेंस क्या होती है कि अपन किसी को जीव को अपन कितनी अधिक मात्रा में, कितना कठिन पर्यावरण या तापमान में उसको जीवित रहने की जो कितनी क्षमता हो सकती है, कि जैसे अपन है, हो सकता है कि मैं केवल 10% ही तापमान में मैं जीवित रह सकूं, तो ये मेरी टॉलरेंस है, केवल मैं 10% को ही सहन कर पा रहा हूँ, 10 डिग्री को ही सहन कर पा रहा हूँ। तो जो मेरी क्षमता है, जीवों की जो सहनशीलता की जो सीमा है, उसको बोलते हैं सेल्फर्ड टॉलरेंस। लाइबिक के रूल क्या होता है, देखो, विकास सबसे कम मात्रा वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। जैसे कैसे, अब मैं कोई घर बना रहा हूँ, घर में क्या क्या चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पत्थर चाहिए, मुझे बजरी चाहिए। अब मान लो मेरे पास ये तीन, इसका भंडार पड़ा है, लेकिन मेरे पास पत्थर कम है, तो मेरा मकान तब तक ही उसका निर्माण चलता रहेगा जब तक मेरे पास पत्थर मौजूद रहेंगे। जैसे मेरे पास पत्थर खत्म हो जाएंगे, चाहे मेरे पास बजरी सीमेंट पानी कितना भी मौजूद हो, मैं घर नहीं बना पाऊंगा ना। उसी प्रकार यदि मेरे पास पत्थर तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास सीमेंट कम मात्रा में है, तो मेरे पास मेरा विकास, घर का निर्माण तब तक ही डिपेंड करेगा जब तक मेरे पास सीमेंट मौजूद है। तो इसी प्रकार जो विकास होता है वो सबसे कम मात्रा वाले संसाधन पर निर्भर करता है, तो उसको बोलते हैं लाइबिग रूल। विकास सबसे कम मात्रा वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। कैसे करता है, समझा दिया घर का एग्जाम्पल देके। अच्छा, एक जैसे संसाधनों पर दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, देखो, कोई भी एक संसाधन है, इस पर दो प्रजातियों को एक ही प्रकार का खाना चाहिए, तो उनमें आपस में लड़ाई होगी, प्रतिस्पर्धा करेंगी कि उसको, क्योंकि उस दोनों को एक प्रकार का भोजन चाहिए ना, दोनों प्रजातियों को। तो जो जीत पाएगी, दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं ये भोजन लूँगी, मैं ये भोजन लूँगा, तो केवल इनमें एक ही जीत पाएगा। तो इसलिए एक जैसे संसाधनों पर दो प्रजातियाँ साथ नहीं रह सकती। दूसरा, एक और परिकल्पना होती है। यह परिकल्पना क्या होती है कि जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी अपने आप को एक जीव मानते हैं। खुद जो साइंटिस्ट क्या होते हैं कि पृथ्वी को एक जीव मानते हैं, जीवित जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी तो अपने आप का निर्माण करती रहती है और अंत करती रहती है, कि किसी चीज़ की अधिकता हो जाए तो उसको नष्ट कर लेती है, अपने आप को पुनर्विकास करती रहती है ना। जैसे अपन भू रासायनिक चक्कर वगैरह पढ़े थे, तो अपना विकास करती रहती है, निर्माण करती रहती है, अंत करती रहती है। तो इस प्रकार ये कार्य कौन कर सकता है, केवल एक जीव तो कर सकता है ना। इस कारण इसको, पृथ्वी को एक जीव मानते हैं जो खुद को नियंत्रित करता है, यानी स्व नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं सुपोषण की। सुपोषण पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, सुपोषण होता क्यों है। कोई भी क्षेत्र हुआ, मान लो एक क्षेत्र है, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक आ रहा है, यानी जो कोई ये जल वाला क्षेत्र हो गया, ये अपना क्षेत्र हो गया, इसमें जल मौजूद है। जल में आ गई नाइट्रोजन और फास्फोरस आ गई, तो यानी इसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो गई। पोषक तत्वों की जैसे अधिकता हो गई, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा शैवाल। शैवाल जैसे एकत्रित हुआ, तो जो सूरज की जो रोशनी आनी चाहिए थी, सूरज की जो रोशनी अंदर आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाएगी, इसके शैवाल से टकराकर वापस चली जाएगी, है ना, अंदर तक नहीं आ पाएगी गहराई में। तो जो अंदर जो जीव रहेंगे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। सूरज की रोशनी नहीं आई तो क्या क्या नष्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो मरने लग जाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर ऊपर शैवाल आ गए, तो यानी जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी O2 की कमी हो जाएगी। भोजन न बना पाने के कारण और ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण जीवों की मृत्यु होने लगेगी। जैसे ही जीव मरने लगेंगे, उनका अपघटन होगा। अपघटन में क्या चाहिए होता है, अपघटन में ऑक्सीजन चाहिए होता है।
तो जैसे जीव मरेगा, मान लो 10 जीव मर गए, उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन और चाहिए। ऑक्सीजन पहले से ही कम थी अपने पास, तो ऑक्सीजन पहले से ही कम थी, उसके बाद भी अपने अपघटन, उनके मरे हुए जीवों का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में चाहिएगी, तो ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी होती जाएगी। तो ऑक्सीजन की और कमी होगी तो और अधिक संख्या में मरेंगे, और अधिक संख्या में मरेंगे तो और अधिक ऑक्सीजन चाहिएगी उनको अपघटन करने के लिए। तो ये दुष्चक्र बन जाता है कि उनके अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, फिर उनको अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की कमी से फिर और अधिक मात्रा में मर रहे हैं। तो एक दुष्चक्र बन जाता है। तो अंत में क्या होता है, जो ये पूरा जो क्षेत्र था, जल का पूरा क्षेत्र था, ये मृत हो जाता है, यानी वहाँ पर जीवन का विकास संभव नहीं हो पाता, तो इसको मृत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये पूरा है सुपोषण वाली स्थिति। अब इसको समझते हैं। देखो, सुपोषण जलीय पानीतंत्र में पोषक पदार्थों की अधिकता। कौन से पोषक पदार्थ? नाइट्रोजन और फास्फोरस। इनके कारण क्या होगा? इनके कारण शैवाल का प्रस्फुटन होगा। शैवाल का प्रस्फुटन से क्या होगा? जलीय पानीतंत्र में प्रकाश संश्लेषण कम होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और दूसरा क्या कम होगा? ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण कम होने के कारण वहाँ के जो जीव होंगे भोजन नहीं बना पाएंगे और उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। जैसे जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई तो उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। ऑक्सीजन पहले से ही कम थी, अपघटन में और अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो गई, जीवों की मृत्यु में और अधिक वृद्धि हो गई, तो ये दुष्चक्र बन जाएगा। इसको बोलते हैं सुपोषण। तो इससे मृत्यु दर में वृद्धि होती रहती है और अंत में क्या होता है, वो उस पूरे क्षेत्र में जीवों का विकास संभव नहीं हो पाता। इसलिए इनको मृत क्षेत्र या जैविक रेगिस्तान भी बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक मृत्यु दर भी बोलते हैं मानव द्वारा, है ना। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जिस पर जीव विकास संभव नहीं है। तो यही कारण है कि जो नदी नाले होते हैं, कुछ नाले वगैरह शहरों में पाए जाते हैं, उनमें बहुत अधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण या सुपोषण की अधिकता के कारण वहाँ पर वो काला पड़ने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर जीव नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर जीव का विकास संभव नहीं हो पाता। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो रही है, और दूसरी क्या वजह है, मतलब जो सुपोषण की जो वजह बन रही है ना, कि जिसकी वजह से जो क्षेत्र हो रहा है उसमें पोषक पदार्थों की अधिकता हो रही है जलीय क्षेत्र में, वो किस किस कारण होता है? कृषि अफवाह। कृषि अफवाह कारण कैसे? कि कृषि में अफवाह में नाइट्रोजन और फास्फोरस किसी भी जलीय क्षेत्र में बह के जा रहा है, इसके कारण वहाँ पर पोषक पदार्थों की अधिकता हो रही है, और पोषक पदार्थों की अधिकता हो गई तो वही क्रम बन जाएगा, शैवाल बनेगा, शैवाल से प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या है? अपशिष्ट जल का निर्वाह। जो खराब जल होता है ना, जो शहरों में जो अपशिष्ट जल होता है, उसके निर्वाह कारण भी जो अपन जलीय क्षेत्रों में उनका निर्वहन कर देते हैं, उसके कारण भी पोषक पदार्थों की उस जल में अधिकता हो जाती है, जिस कारण वही सुपोषण वाली स्थिति बनती है। अच्छा, इसको नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं? कृषि अफवाह को नियंत्रण कर सकते हैं अपन जैविक कृषि द्वारा, नैनो यूरिया का उपयोग करके, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करके, ताकि वो पोषक पदार्थ बह के जलीय क्षेत्र में कम मात्रा में जाएं, ताकि सुपोषण की स्थिति ना बन पाए। अपशिष्ट जल के लिए क्या करें? वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उनका निर्माण किया जाए, ताकि जो जल होता है, जो अपशिष्ट जल होता है, उसका शुद्ध करके उसको भेज सकें आगे। सुपोषण का क्या परिणाम होता है? जैविक मरुस्थल बन जाता है, यानी मृत क्षेत्र बन जाता है। हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हाइपोक्सिया कौन सा क्षेत्र होता है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ पर हाइपोक्सिया की कमी होती है, इसको यानी इसको डेड जोन यानी ऑक्सीजन न्यून क्षेत्र भी बोलते हैं। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन होता है, बिल्कुल। CO2 तो ये महासागरों से रिलेटेड है। अच्छा, कोई जलीय क्षेत्र है जहाँ पर CO2 की अधिकता हो रही है, तो जो जलीय क्षेत्र है उसमें अम्लता में वृद्धि हो जाएगी। अम्लता में वृद्धि हो जाएगी तो जो जलीय जीव हैं वो अपनी खोल का निर्माण उनका बाधित हो जाएगी, क्योंकि जल में अधिक मात्रा में अम्ल मौजूद है। अच्छा, कुछ मृत क्षेत्र देखते हैं, जैसे मेक्सिको खाड़ी है और ओमान की खाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र देखें कि जो अब तक मृत हो चुके हैं, वहाँ पर जीव का विकास संभव नहीं है, हो गई मेक्सिको खाड़ी और ओमान खाड़ी। भारत में कौन सा है? पेरियार नदी। जो भारत में जो पेरियार नदी है उसको मृत नदी भी बोलते हैं। दूसरा, जो बेंगलुरु का जो अपशिष्ट जल होता है वो एक आसपास की एक झील में जाता है, बेलांदूर झील। इस कारण इसमें भी सुपोषण की स्थिति हुई और ये भी मृत क्षेत्र के रूप में बदल गई है। एक ताज़ा उदाहरण है लोकतक झील का, इसमें भी सुपोषण की स्थिति बन रही है, और इस कारण इसको किस में शामिल किया गया है? अपन मोन्टेक्स रिकॉर्ड में, जो रामसर साइट वगैरह है ना, उसमें शामिल किया गया है ना। तो इसमें एक
सिस्टम लागू किया गया ताकि सुपोषण की स्थिति को नष्ट किया जा सके। वो कौन सा है? फ्लोटिंग बायोफिल्टर सिस्टम। तो लोकटक झील में क्या लगाया गया है? फ्लोटिंग बायोफिल्टर सिस्टम, ताकि सुपोषण के समाधान के लिए। अब बात करते हैं अपन पारितंत्र की। अब पारितंत्र और बायोम वगैरह अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखो पारितंत्र में अपन केवल स्थलीय जलीय पारितंत्र में जीव को किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में करंट में रहा था। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जलीय पारितंत्र के जीवों के बारे में भी। बायोम के बारे में देखेंगे, बायोम में कौन सा टुंड्रा बायोम कौन सा है, टेगा बायोम कौन सा है, इनमें मृदा कौन सी पाई जाती है, वनस्पति जीव कौन से पाए जाते हैं। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% 1% यहाँ से आता ही आता है हर साल, यदि आपने PYQ का विश्लेषण किया है तो। टेगा बायोम के बारे में देखेंगे, वनस्पति के बारे में देखेंगे, मिट्टी वगैरह देखेंगे इनकी, समशीतोष्ण पर्णपाती वन देखेंगे, समशीतोष्ण घास मैदान देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सवाना बायोम वगैरह, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय।